Hello everyone. Today we will discuss one more topic, ASRB ICR नेट अपडेट. बेसिकली आज का जो सेशन है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो ICR का नेट होता है जिसको SRB कंडक्ट करवाता है 2024 का क्या अपडेट है, कब तक हमारे फॉर्म आ सकते हैं. तो इसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा कि आपके फॉर्म कब आएंगे. नोइंग एवरीथिंग अबाउट ICR नेट इन सिंगल वीडियो. तो एक सिंगल वीडियो में हम लोग ISRB नेट के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे उसका क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या अगर आप नेट क्लियर करते हैं क्या अपॉर्चुनिटी या क्या इसका स्कोप है, एंड प्रिपरेशन स्ट्रेटजी फॉर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन. एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए आपके लिए क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या बुक लिस्ट रहनी चाहिए, उसको मैं डिस्कस करूंगा. तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा और जो वीडियो को अपने जूनियर तक, फ्रेंड तक, बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि अब अगर बीच में स्किप करते हैं वीडियो तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन है वो आप स्किप करेंगे. तो इसको मैं डिस्कस करूंगा. बेसिकली आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. काफ़ी स्टूडेंट को मेरे पास क्वेरी आई, उन्होंने मुझे कॉल भी किया, मैसेज भी किया. तो इस हिसाब से थोड़ा सा बताना क्या है कि कब SRB का नेट आएगा. और एक चीज़ों को एनालिसिस होता है, क्योंकि अभी SRB का कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है कि 2024 का या 2024 का फॉर्म रिलीज करेंगे, बट जो पैटर्न चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग एनालिसिस करेंगे. तो देखिए, अगर हम लोग अपडेट की बात करें कि SRB नेट का फॉर्म कब आ सकता है, तो अभी देखिए आप 19 में नेट का फॉर्म आया, वो जाके फिर इन्होंने 20 वाला गायब किया नेट का फॉर्म. 21 में नेट का फॉर्म आया, 22 वाला नेट का फॉर्म इन्होंने गायब किया. अब 23 वाला फॉर्म काफ़ी स्टूडेंट ने प्रेशर बनाया, चाहे वो SRB हमारे DG हिमांशु पाठक जी से या अदर भी स्टूडेंट ने मेल किया, तब जाके फॉर्म निकाला गया आपका फरवरी में 2023 में 2023 के 23 में जो कंबाइन नोटिफिकेशन आया था आपका SMS नेट एंड STO के लिए. बट आपका देखिए 26 से आपका एग्जाम भी हो चुका है. अप्रैल में, लास्ट अप्रैल में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ, बट रिजल्ट आपका बहुत प्रेशर करने के बाद, वो करने के बाद स्टूडेंट को अगस्त में, सितंबर में देखने को मिला. बट अभी जो उसमें SMS की और STO की वैकेंसीज था उनका अभी कुछ क्लियर नहीं हो पाया. अभी जो हमारा SMS का वैकेंसीज आया था हर डिपार्टमेंट का, उसका भी इंटरव्यू नहीं हो पाया. तो अब ये स्टूडेंट का भी बहुत ज़्यादा क्यूरी है जिन्होंने नेट को क्लियर किया कि हमारा सर्टिफिकेट कब आएगा. तो देखिए, जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता है STO और आपके SMS का, तब तक आपका सर्टिफिकेट नहीं आएगा. तो अभी कुछ दिन और आप वेट करिए, पेशेंस बनाए रखिए. आपने अगर क्लियर किया तो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, बट आप थोड़ा सा और चीज़ों को वेट करिए, जितना वेट किया. तो ये चीज़ है कि अभी ये थोड़ा क्लियर कह पाना मुश्किल है कि आपका फॉर्म कब आ रहा है. फॉर्म लाने के लिए आपको भी थोड़ा मेहनत, मतलब हार्डवर्क करना पड़ेगा. फिर यह है कि आप जनवरी फरवरी से एक दिन मेल करना स्टार्ट करिए, थोड़ा सा चीज़ों को हैशटैग करेंगे तो फॉर्म ये जो लोग जल्दी रिलीज करेंगे. अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि 24 के स्टार्टिंग में फॉर्म आपका निकालेंगे. ये निकालेंगे भी तो लास्ट में आपका 24 का फॉर्म निकलेगा, जब ये वैकेंसीज क्लियर होगा. थोड़ा स्टूडेंट इस पर क्या है कि संज्ञान लेंगे, मतलब प्रेशर डालेंगे. तो आप माइंड में सेटअप रखिए कि जो आपका फॉर्म है, अभी ये वैकेंसीज क्लियर होगी, इसका फाइनल रिजल्ट आएगा, सर्टिफिकेट सबके डिजी लॉकर पे आएंगे, उसके बाद ही आने के फुल चांसेस हैं. कुछ लोग कह रहे हैं मार्च अप्रैल, तो मुझे भी लग रहा था, बट अभी जब तक ये क्लियर नहीं होगा देयर इज नो पॉसिबिलिटी नहीं. अब एक्सेप्शन हर जगह कि फॉर्म रिलीज कर दे, SRB इस बार बहुत एक्टिव हो जाए, बट ये ना के केसेस में अगर आपको फॉर्म मिलेगा 24 में देखने को, तो वो लास्ट में 24 में हो सकता है देखने को मिले. जो पॉसिबिलिटी वो भी आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा तब. बट आप फॉर्म का वेट नहीं कर सकते अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं सारे नेट की. अब क्या है कि पैटर्न चीज़ों को बदल रहा है, कंपटीशन हर जगह बढ़ रहा है. ठीक है, इसमें सिर्फ अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको मार्क्स लाने, बट जो लेवल है और क्वेश्चन को बहुत पास वाले ऑप्शन, ये आपको क्या है कंफ्यूज करते हैं, और आपका नेगेटिव की वजह से आपका नेट नहीं होता. उतने क्वेश्चन सबको आते हैं, बट कुछ स्टूडेंट का नेगेटिव ज़्यादा कर देते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा करते हैं, तो नेगेटिव की वजह से उनका रह जाता है. तो एक बात मैं आपको और क्लियर करना चाहूँगा, जैसे अगर किसी का नहीं क्लियर हुआ है, इसका मतलब नहीं कि उसको नॉलेज नहीं है या उसकी प्रिपरेशन नहीं है.
कुछ चीज़ें डे का भी होता है, दिन का भी होता है, कुछ चीज़ें आपका लक का भी होता है। ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आपका नेट का फॉर्म कब आ सकता है। अभी नेट का फॉर्म का थोड़ा सा ये चीज़ एग्जैक्ट डेट बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो वैकेंसी नहीं क्लियर होती, 23 वाला नेट आपका क्लियर नहीं होता। तो 24 का 23 वाला जैसे क्लियर होगा उसके बाद पॉसिबिलिटी या कुछ अपडेट मिलेगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। लेकिन अभी ये थोड़ा सा आप लोग पेशेंस बनाए रखिए कि आपका 24 का फॉर्म कब। हाँ, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करते रहिए। अब मैं डिस्कस करूंगा कि जैसे नोइंग एवरीथिंग अबाउट ICAR नेट इन सिंगल वीडियो। तो क्या क्या जानते हैं, जैसे क्या है कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। काफ़ी स्टूडेंट जो नए हैं या कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनके बीच में ये क्वेरी रहती है। तो देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी जो है आपकी एग्रीकल्चर के डिसिप्लिन में, किसी भी इसके जो डिसिप्लिन हो, मास्टर होते हैं, आप उसमें मास्टर होने चाहिए। अपेयरिंग स्टूडेंट हैं, आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भी आप एलिजिबल। MSc फर्स्ट ईयर का या PG फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट नहीं एलिजिबल है। अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है वो वो एलिजिबल रहेगा। जैसे अब अगर फॉर्म आता है तो जो अब प्रेजेंट टाइम पे PG सेकेंड ईयर में वो स्टूडेंट एलिजिबल रहेगा नेट में बैठने के लिए। तो ये चीजें हैं। और आप कहीं से भी PG की डिग्री लिए, चाहे आप स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लिए हैं, चाहे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में लिए हैं या कॉलेज से लिए हैं, तो आप एलिजिबल हैं नेट के एग्जाम को फॉर्म फिल करने में, एग्जाम देने में और सर्टिफिकेट लेने में। SMS में भी एलिजिबल है। तो ये चीजें हैं, ये इसकी एलिजिबिलिटी है। नेट और SMS की एलिजिबिलिटी है क्योंकि कंबाइन नोटिफिकेशन आया था, STO की भी कंबाइन नोटिफिकेशन आया था। तो सेम एग्जाम होता, पहले ARS और नेट का साथ एग्जाम होता था, अब SMS और इसका साथ हो। टॉप स्कोर को शॉर्टलिस्ट किया है इंटरव्यू के लिए, SMS के लिए। तो ये भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर आप अभी से प्रिपरेशन करें तो SMS को टारगेट कर सकते हैं PG के बेसिस पे। तो ये चीज़ है। आई होप एलिजिबिलिटी का आपको क्लियर हुआ होगा। एग्जाम पैटर्न क्या है? एग्जाम पैटर्न 150 क्वेश्चन आपको SRB नेट में देखने को मिलेंगे। 150 क्वेश्चन जो कि आपको 3 घंटे में करने होते हैं। तो 150 का क्वेश्चन है जिसमें 1/4 की नेगेटिव होती है। 1/4 की नेगेटिव होता है। 150 का टोटल आपका मैक्सिमम मार्क्स होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं, 1/4 की नेगेटिव होती है। और आपको क्लियर करने के लिए कितनी कट ऑफ आपकी जाती है? तो कट ऑफ अकॉर्डिंग टू योर कैटेगरी की वजह से इसमें कट ऑफ बनती है। UGC की तरह नहीं कि 6% टॉप स्कोर करंट सर्टिफिकेट मिले। इसमें अगर आप UR मतलब जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% स्कोर करना है, 50%। आप OBC एंड EWS हैं तो 45% आपको स्कोर करना है। SC ST या PH हैं तो आपको 40%, 40% आपको स्कोर करना है। अगर आप इस कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो आपको नेट का सर्टिफिकेट इशू होगा, आप क्वालिफाई होंगे नेट। आप अगर SMS को टारगेट करते हैं तो आपको टॉप स्कोर उसमें से बनना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर वैकेंसी को अकॉर्डिंग 10 गुना या 5 गुना जो बुलाएंगे। तो ये चीज़ है। एग्जाम पैटर्न और कट ऑफ भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग देखते हैं बेसिकली आपका क्या रहता है। एलिजिबिलिटी हो गया, आपका सिलेबस हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया। सिलेबस के बारे में देखते हैं, उसके बाद हम लोग स्कोप देखेंगे, उसके बाद प्रिपरेशन स्टेज देखेंगे। तो सिलेबस देखिए, हर डिसिप्लिन का आप जाके भी डाउनलोड करेंगे, www.asrb.org पे जाके सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो हर डिसिप्लिन का उन्होंने कोड के अकॉर्डिंग दे रखा है, तो आप डाउनलोड कर लेंगे अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। वो एलिजिबल आप डालेंगे ASRB ICR नेट सिलेबस, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, GPB, जिस सब्जेक्ट का, वो SRB के डायरेक्ट वेबसाइट पे जाएगा। उसमें कोड के अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिएगा, जिसमें आपका है उसको आप रख लीजिए। थोड़ा सा लास्ट ईयर अपडेट भी हुआ था सिलेबस। तो ये चीज़ें हैं। सिलेबस आपको SRB वेबसाइट से मिल जाएगा। और रही बात सिलेबस की, तो मैं एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का पूरा भी डिस्कस करूंगा यूनिट वाइज, और उसको आज ग्रुप पे भी सेंड करूंगा। तो ये है। अब हम लोग स्कोप देखते हैं, क्योंकि जनरल स्टोर बाद में मैं लास्ट में चलूंगा प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एक्सटेंशन के लिए। अगर आप SRB नेट क्लियर करते हैं तो क्या आपके लिए स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि जो SRB नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, प्री रिक्विसाइट फॉर इनिशियल रिक्रूटमेंट फॉर एज असिस्टेंट प्रोफेसर लेक्चरर इन डिफरेंट सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। प्री रिक्विसाइट एक शर्त है इनिशियल रिक्रूटमेंट के लिए, एज ए AP, एज ए लेक्चरर, किसी भी आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो एक
ये मिनिमम क्राइटेरिया है। जैसे आप प्राइमरी में देखेंगे टीचिंग के लिए सीटेट टेट होता है, वैसे ये टेट नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा। इसको क्लियर करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म जब आए या आप योग्य हो जाते कि आप फॉर्म फिल कर सको, आप टीचिंग कर सकते हो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में और कॉलेज में एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सबसे पहला यह है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज के लिए या टीचिंग करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। दूसरा क्या है कि जैसे आप देखेंगे कि नेट का जो है ये आप डिफरेंट कॉलेज हों या यूनिवर्सिटीज हों, इसी की बेसिस पे रिक्रूट निकालती हैं टीचिंग की। और एक होता है कि जैसे अप्रूवल टाइप का होता है, आप कॉलेज में देखेंगे तो वो अप्रूवल भी करा सकते हैं आप, जैसे आप करा सकते हैं, मैं नहीं कहूँगा आप कराओ, लेकिन ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है। हर यूनिवर्सिटीज़ अलग अलग अप्रूवल का पैसा देती है आपकी डिग्री नेट का सर्टिफिकेट का, क्योंकि उसी के बेसिस पे उनको जो है वो कॉलेज उनका अप्रूव्ड होता है। यूनिवर्सिटीज़ वो दिखाते हैं कि इस सब्जेक्ट का मेरे पास एक्सपर्ट है। तो ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है नेट क्लियर करने के बाद। नेट क्लियर करने के बाद देखिए, आप नेट है तो आप मोस्टली टीचिंग के लिए एलिजिबल होते हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेज हों या प्राइवेट हों। तो ये चीज़ें हैं। कुछ जैसे वैकेंसीज अलग भी आती हैं SRF वगैरह की भी, या कहीं वैकेंसीज जो प्रोजेक्ट बेसिस पे होती है उसमें भी इसको प्रिफर किया जाता है नेट को। तो ये बेसिकली ये स्कोप है। और देखिए, एक सोशल जो प्रोस्पेक्टस होता है, एक हमारी सोसाइटी का जो परसेप्शन होता है वो भी सबसे बड़ा, तो वो स्कोप है आपका। अगर आप बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में या आपका एकेडमिक करियर बहुत अच्छा रहा है, आपने परसेंटेज 10th to PG टॉप स्कोरर आप रहे हैं, टॉपर आप रहे हैं, अगर आप नेट नहीं क्लियर करते हैं तो थोड़ा सोसाइटी का परसेप्शन आपके प्रति नेगेटिव होता है। वो डायरेक्ट आपके सामने नहीं बोलता, बस ये कहता है कि यार बहुत टॉपर है, नेट नहीं क्लियर कर पाए। तो एक जो मिनिमम आपको स्टैंडर्ड देता है ना आप सोसाइटी में, वो नेट देता है। अगर आप हायर स्टडीज में जा रहे हैं, अगर आप PG फाइनल ईयर के स्टूडेंट, आप PG तक ठीक चल जाएगा। अगर आप PhD के स्टूडेंट और नेट नहीं क्लियर है तो आपके जूनियर, आपके टीचर, आपके बैचमेट आपको थोड़ा सा अलग देखते हैं। आप बहुत अच्छे पढ़ने में हो, एक्चुअली क्या हमारे सोसाइटी में नेट एक स्टैंडर्ड मानक बन गया कि अगर नेट क्लियर तो स्टूडेंट बहुत ब्रिलियंट होगा, बट ये रियलिटी नहीं है। 150 क्वेश्चन लग से आसपास 1-2 क्वेश्चन पूछने से अगर आप क्लियर हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं है। नेट से आपको डायरेक्ट कहीं भी SRB या कहीं यूनिवर्सिटी बुला के आपको डायरेक्ट जॉब नहीं देगी, बट क्या है हमारी सोसाइटी का परसेप्शन, कुछ ट्रेंड, जैसे पुराने टीचर का जो ट्रेंड है, हाँ ये नेट क्लियर है तो बहुत एक्सपर्ट, बहुत अच्छा लड़का है। बट ठीक है, आप क्लियर हो, बहुत अच्छी बात। जो नहीं क्लियर इसका मतलब वो नहीं कि वो फेलियर लाइफ, कुछ सिचुएशन रही होंगे, कुछ लग रहा होगा, वो नहीं कर पाया होगा, हो सकता है आपसे ज़्यादा नॉलेज हो उसको, और होता है कई बार मैंने ऐसे देखा, बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको इस वजह से जरूर नेट क्लियर करना, क्योंकि और ये भी होना चाहिए कि अगर आप अपने सब्जेक्ट में PhD कर रहे हैं, हमारे एग्रीकल्चर में तो PhD विदाउट नेट का भी हो जाता है, बट आप CSIR साइंस बैकग्राउंड में जाएंगे, आर्ट बैकग्राउंड में जाएंगे, विदाउट नेट का कहीं इनरोलमेंट नहीं होता PhD का। बट यहाँ चल रहा है, धड़ल्ले से एडमिशन हो रहे हैं, डिग्री बट रही है, और आने वाले समय में जिस हिसाब से PhD डिग्री धारा डॉक्टरेट स्टूडेंट हो रहे हैं एग्रीकल्चर में, बहुत क्रिटिकल स्टेज आने वाला 2 से 3 सालों में। ये चीज़ें हैं, आपको जरूर फोकस करना चाहिए। 1-2 महीने करके नेट क्लियर कर लीजिए अगर आप PhD कर रहे हैं तो। मैं नहीं कह रहा हूँ नेट से आपको सीधा जॉब मिलेगी, बट आपका एक स्टैंडर्ड सोसाइटी में, घर परिवार रिश्तेदार रिलेटिव्स में, टीचर में, बैचमेट में और जूनियर की नज़रों में आप हीरो टाइप, थोड़ा सा मतलब अलग आपको देखा जाएगा। और एक मिनिमम 50% है, 45-40% आप PhD कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट में नहीं ला पा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा वीकनेस है आपकी। 50% लाना है, 50% आपके सब्जेक्ट। सिलेबस वो भी लिमिटेड दे दिया है, पूरा सिलेबस में नहीं दिया कि आपको पूरा जितना PG PhD में पढ़ रहे हैं, पॉइंट दे दिया है। 2-3 यूनिट आप पढ़ के चले जाएं तो भी निकल जाए आपका। तो थोड़ा सा स्मार्ट होती है। जैसे मैंने फर्स्ट जो अटेम्प्ट जो दिया था नेट का, उसमें थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा था। इस बार जो मैंने दिया एक बार भी नहीं देखा, बट क्लियर है। इस बार भी आएगा तो भी मैं एग्जाम दूंगा, वो क्लियर होगा। एक क्या है कि एक्सपीरियंस एक अलग आपका वो हो जाता है। आप एक बार अगर एग्जाम को क्लियर कर जाओ तो एक्सपीरियंस वो बोलता है, आप कुछ नहीं पढ़ के जाओगे तो भी क्लियर हो जाए। तो ये चीज़ है, आपको मैंने बताया कि स्कोप
एक सोशल स्कोप होता है, एक इकोनॉमिक स्कोप भी है कि इकोनॉमिक में आप एलिजिबल हो जाते हैं हर जगह टीचिंग के लिए, एपी वगैरह के लिए। सोशल स्कोप भी है, वो मैंने बताया आपको। अब हम लोग डिस्कस करते हैं, देखिए जो भी पॉइंट थे वो आपको क्लियर होंगे। अब लास्ट बचा है कि सिलेबस एसआरबी नेट एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के लिए क्या है, यार एक्सटेंशन एजुकेशन के लिए क्या है, डेयरी एक्सटेंशन, फिशरी एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन, वेटनरी एक्सटेंशन के लिए क्या आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, क्या कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी चाहिए। तो देखिए पहला जो हमारा इसमें यूनिट है, टोटल आप देखेंगे तो आपके जो अब प्रेजेंट टाइम पे यूनिट हो गए हैं वो 9 यूनिट हैं। तो पहला यूनिट आपको फंडामेंटल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशंस। अब पहला यूनिट क्या है, फंडामेंटल एक्सटेंशन आपको पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन, ये फर्स्ट यूनिट है आपकी, जिसमें डिफरेंट आप देखेंगे। सो फर्स्ट यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। इसमें जैसे बेसिकली आपको फंडामेंटल पोर्शन पढ़ना है, कम्युनिकेशन पढ़ना है, डिवीजन ऑफ इनोवेशन पढ़ना है। इसके लिए मैं बुक लिस्ट आपको बता देता हूं इसी के साथ। तो फंडामेंटल कम्युनिकेशन एंड डिफ्यूजन, फंडामेंटल पोर्शन के लिए आपकी एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट बाय जीएल रे, डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय ए.के. सिंह, लाखन सिंह। हैंडबुक आप लेंगे तो फंडामेंटल कम्युनिकेशन डिफ्यूजन, हर टॉपिक जितने भी यूनिट है वो सब आपको कवर करेंगे। तो जितने भी यूनिट है मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस यहाँ नहीं पढ़ पाऊंगा, बट हर यूनिट के अकॉर्डिंग आपको बुक लिस्ट 8-10 बुक लिस्ट बताऊंगा जो हर यूनिट के एलिजिबल है। पहला फंडामेंटल पोर्शन है, कम्युनिकेशन डिफ्यूजन है। सेकंड आपका देखेंगे एक्सटेंशन मेथड, आईसीटी एंड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। तो एक्सटेंशन मेथड, टीचिंग मेथड वगैरह ये सब पढ़ने, मास मीडिया, इंडिविजुअल, आईसीटी क्या वो पढ़ना है, और एजुकेशनल टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है। तो टेक्नोलॉजी में मल्टीमीडिया ये सब जो भी है, मास मीडिया की ये सब टेक्नोलॉजी, ये सेकंड यूनिट आपका। थर्ड यूनिट आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी इन एक्सटेंशन एजुकेशन, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी थर्ड यूनिट आपका, ये आपको पढ़ना है। फोर्थ यूनिट एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो इसमें क्या है कि मैनेजमेंट वाला पोर्शन और ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक नया टॉपिक जुड़ा एक्सटेंशन में, तो वो पोर्शन आपको हैंडबुक में मिल जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ये चीज़ है, इसका मैं आपको कहेंगे तो नोट्स भी सेंड कर दूंगा। फिफ्थ यूनिट आपका ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी, पहले एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट था, वही कैपेसिटी डेवलपमेंट हो गया। हंसराज की बुक आती है पतली सी, कैपेसिटी डेवलपमेंट और या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी कमर्शल, देखिए टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन पीएचडी इसमें नए सिलेबस में आपका जुड़ा है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एमएससी के सिलेबस में जुड़ा है। और एक जैसे कैपेसिटी डेवलपमेंट, या आपके पीजी नए बीएमएस का जो सिलेबस आया है उसमें जुड़ा है। तो कैपेसिटी डेवलपमेंट आपका नया जुड़ा है टॉपिक सिलेबस में। टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन जुड़ा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर जुड़ा है। और जो थे सेम पहले से है, प्रोग्राम डेवलपमेंट, इवोल्यूशन, इम्पैक्ट असेसमेंट। तो प्रोग्राम डेवलपमेंट, प्रोग्राम प्लानिंग पहले से था, इवोल्यूशन और इम्पैक्ट असेसमेंट उतना चीजें नहीं थी, लेकिन अब ये पीजी में कोर्स हो गया, वो देखिए आपका जुड़ गया। नेक्स्ट आप जाएंगे तो डेवलपमेंट पॉलिसीज, स्ट्रेटजी एंड इशू इन एक्सटेंशन, 8 यूनिट। तो पॉलिसीज पीएचडी में आपका जुड़ा है। लास्ट यूनिट जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट। तो जेंडर पहले भी था, अब इसको क्या है कि थोड़ा सा एम्पावरमेंट और जोड़ दिया। तो जितने भी यूनिट हैं इसके लिए आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी, देखिए बहुत ज़्यादा बुक लिस्ट आपको नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा सेलेक्टिव बुक लिस्ट बताऊंगा। और आपके पास अभी पूरा टाइम है, इनको आपको जरूर पढ़ना चाहिए, एक डेप्थ नॉलेज के लिए भी, एक एग्जाम क्लियर करने के लिए। तो पहली बुक जो होती है आपके पास होगी, हमारे एक्सटेंशन की बाइबल बोली जाती है, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन एंड मैनेजमेंट बाय जीएल रे। ये बुक आपको जरूर पढ़ना चाहिए थ्रोली, पेज टू पेज, 2 to 3 टाइम आप पढ़िए इसको। सेकेंड बुक आती है डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय ए.के. सिंह एंड लाखन सिंह। ये बुक भी रामा पब्लिकेशन की है, बहुत अच्छी बुक है, आपको डेप्थ नॉलेज देती है, हर पोर्शन आप इसमें पाएंगे एक्सटेंशन के। थर्ड बुक आपको जो पढ़नी है, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, आप पूरा ना पढ़िए लेकिन इस बुक को जरूर लीजिए, हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय आईसीआर। जितने भी इसमें पोर्शन है सब आपको सिंगल जगह मिल जाएंगे। ये 3 बुक होगी। और आप एक बुक आती है एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन बाय ए.एस. संधू सर की, वो बुक आप पढ़िए, कम्युनिकेशन पोर्शन उसमें कवर हो जाएगा आपका, आईसीटी भी कुछ पोर्शन उसमें कवर होगा, एक्सटेंशन मेथड भी उसमें कवर होंगे, प्लस डिफ्यूजन अडॉप्शन की एम रोगर सी बुक आप इसकी बुक करें, इतनी बुक नहीं पढ़नी आपको, जीएलए में हैंडबुक में और ए.के. सर की बुक में आपको मिल जाएगा डिफ्यूजन वाला पोर्शन। प्रोग्राम प्लानिंग पतली सी बुक है ए.एस. संधू सर की, वो बुक आप जरूर लीजिए, वो आपको अच्छा खासा नॉलेज दे देगी, 3 से 4 दिन बुक को आप खत्म कर देंगे। वो बुक आपकी हो गई। अब आपका पोर्शन आता है कि जैसे ट्रेनिंग पोर्शन, मैनेजमेंट पोर्शन, ये कहाँ से, तो मैनेजमेंट जो पोर्शन है, हैंडबुक, जीएल रे एंड ए.के. सर,
इन सब की बुक से आपको पूरा कवर हो जाएगा वो। और भी मैं अभी ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन में बताऊंगा तो वहां से भी कवर हो जाएगा। ट्रेनिंग भी सेम वही पोर्शन है, कवर हो जाएगा। बहुत आपको इसलिए बुक नहीं लेना है। तो उसके बाद आप देखेंगे तो आपका जैसे रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो रिसर्च मेथोडोलॉजी हर पोर्शन इसमें दी है। आप अगर पढ़ना चाहें तो कुछ पोर्शन 2-4 से चैप्टर आप, एक बुक आती है रिसर्च मेथड सोशल साइंसेस, जीएलए और सागर मंडल सर की बुक है, उसको ले सकते हैं। बट मैं बहुत उसको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, उस बुक को आपको जरूर पढ़ना। रिसर्च मेथोडोलॉजी जितना इसमें बेसिकली है, ये आपके मैक्सिमकॉन प्रिंसिपल टाइप रिसर्च इंटरनल स्टैंडर्ड वैलिडिटी जो है, ये आपको हैंडबुक में मिल जाएगा, पूरा हैंडबुक में मिल जाएगा। तो आपको क्या हैंडबुक को प्रिफर करना है। एक्सटेंशन मैनेजमेंट, ये ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि आपको इसमें हैंडबुक में मिलेगा। टेक्नोलॉजी कमर्शलाइजेशन, इंक्यूबेशन, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट आपको हैंडबुक में मिलेगा। ट्रेनिंग कैपेसिटी डेवलपमेंट आपको हैंडबुक में मिलेगा, ये चैप्टर बन चुका है। जेंडर वाला भी सेम, प्रोग्राम इवोल्यूशन, इम्पैक्ट असेसमेंट सेम जेंडर में आपको मिलेगा। अब इसके अगर आपको कुछ इसमें से आपके पास नोट्स नहीं होगा तो भी हर जितने भी इसमें पोर्शन आपको दिए हैं नोट्स अवेलेबल है। और मैंने देखिए अभी एक बनाया भी है टीचमेंट पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने नोट अपलोड कर रखे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो एक अगर इन लिस्ट आपको किया जाए, मैंने टॉप 10 बुक अभी डाला था। तो पहली जीएलए सर की बुक पढ़नी, एक्सटेंशन कम्युनिकेशन मैनेजमेंट। सेकंड आपको डायमेंशंस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, ए के सिंह, लाखन सिंह। थर्ड आपको हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बाय आईसीआर, थर्ड बुक ये। फोर्थ संधू सर की कम्युनिकेशन बुक आपको पढ़नी है, एग्रीकल्चर कम्युनिकेशन। उनकी प्रोग्राम प्लानिंग बुक पढ़नी है आपको। ये इतनी बुक हो गई, ये इतनी बुक हो गई, इतना आपको मस्ट रीड करना है। हैंडबुक और जीएलए इसमें आपको मोस्टली प्रिफर करना। अब ऑनलाइनर पे हम आए, इतना सुफिशियंट, आपको और नहीं जाना है कि रिसर्च मेथोडोलॉजी उस सब की बुक लेना। आपके पास टाइम अवेलेबल है तो आप ले सकते हो जीएलए सर की बुक, लेकिन मैं उतना रिकमेंड आपको नहीं करूंगा। इसमें हैंडबुक में आपका कवर हो जाएगा। अब क्या आती है इंस्टेंट एक्सटेंशन एजुकेशन बाय श्रुति मैम, जिसमें आपको वन लाइनर पूरा एक्सटेंशन कवर हो जाएगा। इन्हीं की एक बुक है ब्रीफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जिसमें आपको एडल्ट एजुकेशन भी पोर्शन मिलता है। तो वो श्रुति और मदन सर की बुक है, उसमें आपको ट्रेनिंग और मैनेजमेंट बहुत अच्छा दिया, वो आप कवर कर सकते हैं। अब ये होगी एक और वन लाइनर बुक है ग्लिम्पसेस ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, वो मेरे द्वारा एस्टल पब्लिकेशन में, उसमें भी हर पोर्शन आपको वन लाइनर मिलेगा। वन लाइनर ये आपकी 3 बुकें हो गई। जो टेक्स्ट बुक है आपकी 3 या 4 बुकें होगी, पतली पतली छोड़ को मेजर आपके 3 ही बुक हुई हैं, हैंडबुक और जीएलए सर और ए के सर की। अब ऑब्जेक्टिव कौन सी फॉलो करनी है आपको, तो ऑब्जेक्टिव पहली बुक है ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन बाई सुनील बीजी सर की बुक है ये, और क्वेश्चन बैंक ऑन एक्सटेंशन एजुकेशन पुन्नु स्वामी जो इंडिया रैम साइंटिस्ट। ये 2 बुकें आपको ऑब्जेक्टिव फॉलो करने। दीज आर सुफिशियंट फॉर नेट, बहुत सुफिशियंट, ज़्यादा है जान लीजिए। अगर आप इतना नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अगर आपको की पढ़ना है तो भी आप निकाल सकते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ आप इसको पढ़ो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप 3 बुकें भी पढ़ के निकाल सकते हो। श्रुति मैम की फर्स्ट बुक, सेकंड बुक मतलब इंस्टेंट ब्रीफ, एक मेरी ग्लिम्पसेस, और सुनील बीजी सर की ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं। कुछ पोर्शन आप पुन्नु स्वामी की देख सकते हैं। लेकिन आपको क्या है कि वहां क्वेश्चन जाए, वहां प्रेशर आपको झेलना आना चाहिए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए आपको, और ऑप्शन को एलिमिनेट करना आना चाहिए आपको। क्वेश्चन की स्किप भी करना चाहिए, क्योंकि वहां आप अगर अटेम्प्ट अगर बढ़ाएंगे कितने भी अच्छे पढ़ने में, तो आपका परसेंटेज डाउन होगा। तो आई होप जितना पोर्शन था वो भी मैंने आपको क्लियर किया, जो चेंजेस है वो भी मैंने आपको बताया, जो सिलेबस है उसको भी मैंने आपको बताया, और क्या बुक लिस्ट आपको रहनी चाहिए वो भी है। प्रिपरेशन स्ट्रेटजी देखो, हर स्टूडेंट की जो कैपेसिटी होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, टैलेंट जो डिफर होते हैं। तो कोई 2 घंटे, कोई 3 घंटे, कोई 4 घंटे, अकॉर्डिंग टू हिज हर कैपेसिटी पढ़ता है। आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट, आपको कोई स्ट्रेटजी या टाइम टेबल नहीं, आप खुद अपना टाइम टेबल बनाए, क्योंकि आपको पीजी कर रहे हैं तो रिसर्च भी वर्क भी रहता है, डिपार्टमेंट काम रहता है ये भी। तो जब भी आपको समय मिले आप पढ़िए। देखिए मैं लास्ट ये कह रहा हूँ कि नेट मतलब कोई ये नहीं कि आपको नेट निकालेंगे तो आपको बहुत नौकरी मिले, लेकिन एक प्रेस्टिजियस, एक सोसाइटल सोशल का जो परसेप्शन है वो थोड़ा चेंज होता है। और क्राइसिस, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अगर आपको कहीं मौका भी मिल रहा है तो आप जॉब के लिए भी ट्राई करते रहिए, ये तो आपका चल ही रहा है पार्ट टाइम। तो ये चीज़ें हैं। अगर कुछ आपका डाउट होगा, हाँ इसमें से अगर कुछ आपके पास नोट्स नहीं होगा तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगा जितने भी नए कोर्सेज आए हैं। सो
सेशन में एंड करता हूँ। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा अपने फ्रेंड तक, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन कैसा लगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।